हेलो दोस्तों। तो आज हम चर्चा करेंगे कि यूपी पीसीएस मेंस में जो उत्तर पुस्तिका आती है आंसर शीट, उसका प्रारूप क्या होता है और इसके साथ ही साथ हम अपने सिलेबस जीएस पेपर 1 टॉपिक 2 जो कि आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित है, उसमें दूसरे चैप्टर की शुरुआत करेंगे। पहला चैप्टर हमने ख़त्म कर लिया है, उसके वीडियोज हम अपलोड कर रहे हैं। तो आज हम दूसरे चैप्टर की शुरुआत करेंगे। दूसरा चैप्टर है 1857 की क्रांति, जो कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आज से हम दोस्तों अपने उत्तर पुस्तिका के ऊपर ही पढ़ना चालू करेंगे, ताकि मैं आपको ठीक से समझा सकूं कि आंसर शीट में किस चीज़ को कहाँ पर प्लेस करना है, कहाँ पर पुट अप करना है और उत्तर पुस्तिका का प्रारूप कैसा है। तो इसके जरिए आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आपको उत्तर कैसे देना है, कहाँ पर से प्रारंभ लिखना है, कहाँ पर मानचित्र बनाना है, कहाँ विश्लेषण करना है। और इस तरह से जो फालतू की चीज़ें होंगी वो अपने आप ही हट जाएंगी। हमें पता रहेगा कि मेंस में हमें किस प्रकार से क्या उत्तर देना है, कहाँ पर क्या लिखना है। और कुछ अगर तथ्य बचेंगे प्री विजन के हिसाब से, तो वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि प्री विजन के लिए मैं अलग से वीडियोज बनाऊँगा। तो दोस्तों हम प्रारंभ करते हैं आज से अपना ये चैप्टर यूपी पीसीएस मेंस टॉपिक 2 मॉडर्न हिस्ट्री। और आज का विषय है, आज का जो कि अध्याय है वो है 1857 की क्रांति। तो सबसे पहले जो ये प्रश्न है, आप पहले ये देख लीजिए कि मेंस के जो आंसर शीट आता है उसमें ऐसे दो ग्रिड बने होते हैं साइड में, दाहिने तरफ और बाएं तरफ। आपको इसके बीच में ही उत्तर देना होता है और आपको प्रश्न लिख करके आता है। जैसे बाकी चीज़ें तो मैंने लिख दिया है नीचे प्रारंभ होकर, लेकिन आपको यह प्रश्न लिख करके आता है और प्रश्न के नीचे यहाँ से ये पूरी जगह खाली होती है। तो मित्रों आप यह देख पा रहे हैं कि उत्तर पुस्तिका में दो ग्रिड बने हुए हैं, दाहिने तरफ और बाईं तरफ। ऐसे उत्तर पुस्तिका में वहाँ पर भी आपको दो ग्रिड बने हुए पेपर मिलेगा, जिसमें बाएं तरफ भी थोड़ा सा स्पेस होता है, दाहिने तरफ भी थोड़ा सा स्पेस होता है। ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से बना होता है कि मान लीजिए उत्तर पुस्तिका जब बन के रखी जाती है तो कई महीनों तक ये पड़ी रहती है। तुम्हारे ये चूहे वगैरह काट दें या कुछ सीरन भी लग जाए, तो जो बंडल होता है, बंडल में साइड से ये ख़त्म भी अगर हो जाएगा तो आपका मुख्य उत्तर पूरा बचा रहेगा, मुख्य प्रश्न बचा रहेगा। उसके नीचे जो भी आप यहाँ उत्तर देंगे वो बचा रहेगा। तो कभी भी उसका जो कि अंकन करते समय सुविधा होती है और वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से बनाया गया होता है। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे कि इस एरिया में, जैसे जो खाली जगह बना हुआ है मार्जिन का दोनों तरफ, इनमें आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगर कुछ स्पेस लिखा हुआ है, जैसे कभी कभी लिखा होता है रफ कार्य तो आप उस समय रफ कर सकते हैं। तो अपनी तरफ से आप यहाँ कुछ भी नहीं लिखेंगे, इसको बिल्कुल ब्लैंक रखेंगे आप। दूसरी बात, आपको अब जो कि है प्रश्न लिख करके आता है उत्तर पुस्तिका में, और उसके नीचे स्थान भी बना होता है कि आपको उत्तर इतने ही दूर में देना है। तो चाहे आप किसी एक टॉपिक के बारे में जितने भी चाहते ज्ञान इकट्ठा कर लीजिए। मैं फिर से आप लोगों को ध्यान देना चाहता हूँ कि जितना स्थान दिया गया है आप उतने ही स्थान में केवल उत्तर दे पाएंगे, इससे ज़्यादा आप अपना ज्ञान दिखा नहीं पाएंगे। तो इसलिए किसी एक टॉपिक पर विशेष जो कि है सो मन लगाना, विशेष ध्यान देना उचित नहीं। टॉपिक के अंदर आवश्यक नहीं है, टॉपिक के अंदर जो महत्वपूर्ण विषय हैं उन पर ध्यान दीजिए, ताकि वहाँ से अगर प्रश्न आए तो हम पूरा का पूरा उत्तर अपना दे सकें। तो आप देख सकते हैं, जैसे मैंने एक प्रश्न का प्रारूप यहाँ तैयार किया है। 1857 की क्रांति से संबंधित क्या क्या चीज़ें हमको पढ़ना होता है, किन चीज़ों की परीक्षा के दृष्टिकोण से जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों 1857 की क्रांति से संबंधित जिन चीज़ों की जानकारी हमको होनी चाहिए, उसमें सबसे पहले 1857 की क्रांति में विद्रोह का स्वरूप और ये प्री के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मेंस में जहाँ आपको विस्तृत सविस्तार उत्तर देना होता है वहाँ पर यह आवश्यक नहीं रह जाता। लेकिन फिर भी मैं ये जरूर कहूँगा कि आयोग का पता नहीं मूड का क्या ठिकाना, तो आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा इसको ठीक से। लेकिन ये जो कि है प्री के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, मेंस के लिए नहीं होता है। मेंस के लिए विद्रोह में विभिन्न सामाजिक वर्गों की भूमिका ये महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ से मेंस में प्रश्न बनेंगे। उसके बाद विद्रोह के कारण, विद्रोह के असफलता के कारण और विद्रोह के परिणाम। तो मेंस के पर्पज से 1857 की क्रांति में ये चार टॉपिक जरूर पढ़ने चाहिए। विद्रोह में विभिन्न सामाजिक वर्गों की भूमिका, विद्रोह के कारण, विद्रोह के कारण में
बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न पक्षों के बारे में विश्लेषण करना होता है। तो यहाँ से क्वेश्चंस बनने की अधिकतम संभावना होती है विद्रोह के कारण की। 1857 में अगर पूछ रहा है तो, और विद्रोह के असफलता के कारण ये भी पूछा गया है, तो इस यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। और उसके बाद विद्रोह के परिणाम, तो ये तीनों ही टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। साथ में विद्रोह के स्वरूप और विभिन्न स्थानों पर, जैसे कौन जो कि वहाँ पर एक्टिव थे, किन्होंने वहाँ विद्रोह किया था, उसके बारे में हम प्री में कई बार पढ़ लेते हैं, तो वो सामान्य रूप से हमको याद रहता है। उसके बाद किसने कहाँ पर नियंत्रित किया, ये सभी हम प्री में ही पढ़ रहते हैं। तो ये दोनों टॉपिक, विद्रोह का स्वरूप और विद्रोह का आरंभ और विस्तार, और उसके बाद उसका अंत, ये वास्तव में प्री के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर डाटा अधिक है। अब मित्रों, बात यह है कि हम उत्तर कैसे दें। मान लीजिए कि अगर प्रश्न आ भी गया विद्रोह में के विभिन्न वर्ग या कारण या असफलता के कारण या उसके परिणाम से संबंधित, या पूरी तरह से विद्रोह के बारे में पूछ दिया गया, तो हम उत्तर कैसे दें। एक तो होता है कि आप सीधे सीधे बस लिखना चालू कर दीजिए और लिख दीजिए और बस बात खत्म हो जाए, जो कि जो भी अपना आता है ज्ञान दिखा दीजिए। लेकिन मेरा मानना है कि उत्तर पुस्तिका जब हम भी तैयार करते हैं, जब हम प्रश्न का उत्तर देते हैं, तो हमें उसको थोड़ा सा विश्लेषित करके बताना चाहिए। तो विश्लेषण करने में ये आप देख सकते हैं कि जो कि है यहाँ एक मैप मैंने दिखाया है। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि जब आप लोग उत्तर दीजिएगा तो मैप या चित्र दोनों ही जो कि है दिखाइएगा, दोनों में जो भी आवश्यक हो। जैसे यहाँ पर आप मैप दिखाएंगे जब इतिहास के और भूगोल के, और जब विज्ञान के होगा तो जैसे मान लीजिए अगर कोई शारीरिक विज्ञान से पूछ रहा है तो वहाँ पर आप जैसे पाचन तंत्र से संबंधित कोई प्रश्न पूछ रहा है या अग्नाशय संबंधित प्रश्न पूछ रहा है, तो उसका डाइसेक्शन जो भी बनता है, जो भी आपको चित्र पता है, या कोशिका से संबंधित कोई प्रश्न आ गया है या कुछ भी, तो आप लोग उस समय यहाँ पर चित्र दिखाएंगे। तो मैप या चित्र आप लोग दाहिनी तरफ, या कुछ लोग प्रेफर करते हैं यहाँ बाईं तरफ दिखाना इधर, तो जैसी आपकी इच्छा हो, जो आपको लिखने में जैसे सुविधा हो, आप मैप या चित्र पहले दिखाएंगे। उसके नीचे आप यहाँ लिखेंगे भी कि आप किस चीज़ का मैप बना रहे हैं या किस चीज़ का चित्र बना रहे हैं। तो आप सबसे पहले एक मैप और चित्र बनाएंगे, और बहुत ज़्यादा क्लासिकल, बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक नहीं बनाना है, बिल्कुल सिंपल आप मैप बनाएंगे। सिंपल आप बिल्कुल, जैसे देखिए ये मैंने बिल्कुल सिंपल सा एक मैप यहाँ पर दिया हुआ है, और उसमें संबंधित कुछ पक्षों के नाम देते हुए आप सीधे उत्तर पर आ जाएंगे। तो बहुत अधिक समय भी नहीं देना है, और यह बताना भी है कि हमें मैप से संबंधित या चित्र से संबंधित जानकारी है। जैसे 1857 की क्रांति में आप मैप ही दिखा सकते हैं, तो आप एक सिंपल सा भारत का मैप तैयार करेंगे, और ये जरूर ध्यान रखेंगे कि उस समय भारत का मैप वर्तमान भारत के मैप से थोड़ा सा अलग था। ये वर्तमान भारत का मैप यहाँ से जो कि ऐसे जा करके और यहाँ जम्मू कश्मीर जुड़ जाता है और यहाँ गुजरात से घूम जाता है, लेकिन उस समय पाकिस्तान का हिस्सा भी था। तो इसको दिखाते हुए आप थोड़ा सा यहाँ आगे फिर बांग्लादेश की तरफ जा सकते हैं, जो मतलब वो उस समय ये सारे इलाके भी थे। तो मेरा वो निवेदन है आप लोगों से कि आप मैप जरूर एक बार बनाएंगे। शुरुआत आप लोग यहाँ से करेंगे मैप बनाने से, और आप अपने सुविधा के हिसाब से इसका प्लेसमेंट कर सकते हैं, बाएं तरफ, दाहिने तरफ या बाएं तरफ, जैसे भी हो। अगर आप बाएं तरफ लिखेंगे तो आप लिखने की शुरुआत पर यहाँ से कर दीजिएगा। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि फिर हम प्रारंभ कहाँ पर करेंगे। मैप बना दें तो क्या पूरा बड़ा सा मैप बना दें यहाँ से यहाँ तक, बिल्कुल नहीं। मेरा इस मामले में जरूरी आप लोगों को ध्यान दिलाना है कि अगर आप लोगों को, जैसे कुछ लोगों को होता है कि लिखते समय लाइनें तिरछी हो जाती हैं। आप शुरुआत तो करते हैं, लेकिन जब 2, 3, 4 लाइनें लिखते हैं तो आपको दिखाई पड़ता है कि मेरी लाइन या तो नीचे की तरफ झुक रही है या ऊपर की तरफ जा रही है, स्ट्रेट नहीं बन रही है। तो वो एक तो प्रैक्टिस का अभाव होता है कि हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं लिखने की, इसलिए जो कि हमारी लाइनें लिखने की तिरछी या टेढ़ी हो जाती हैं। जाते समय अंत होते होते उसकी थोड़ा सा स्वरूप बदल जाता है। तो इसके निदान के लिए मैं आप लोगों को जरूर बताना चाहूँगा कि जब भी आप लोगों को अपनी उत्तर पुस्तिका मिले, जिनके पास यह दोष हो कि उनकी लाइनें तिरछी हो जाती हैं लिखते समय, वो उत्तर पुस्तिका को ऊपर से नीचे की तरफ एक बार हल्का सा मोड़ें, मतलब आधा ऊपर से नीचे की तरफ आप मिला करके, किनारे मिला करके, ऊपर का किनारा, ये जो किनारा है ऊपर का, उसको अपने नीचे के किनारे से मिलाते हुए सबसे पहले एक बार मोड़ें, फिर एक बार और घुमा करके मोड़ें, और उसके बाद एक बार और। यानी कि समझिए आपको अपने पूरे कॉपी को लगभग आभासी जैसे मोड़ जब आप कर देंगे तो आपको यहाँ पर एक हल्का सा फोल्ड दिखाई पड़ने लगेगा, एक हल्का सा फोल्ड आप लोगों को दिखाई पड़ने लगेगा। तो जब वो हल्का सा फोल्ड हो जाता है और पेपर उस कंडीशन में खुरदरा हो जाता है, जब आपको आंसर शीट में बहुत ज़्यादा चिकनापन लगे और रहे कि आपका पेन जो कि फिसल रहा है और
हैंडराइटिंग बिगड़ रही है आपकी, तो उस समय भी आप ये कर सकते हैं कि आप अपने प्रश्न पत्र को उत्तर पुस्तिका को एक बार मोड़ें ऊपर से नीचे की तरफ, फिर जो मोड़ा हुआ है उसको फिर बीच से एक बार और मोड़ें, और कोशिश करें कि जो मुड़ा हुआ है उसको फिर एक बार बीच से एक बार और मोड़ें। तो इस तरह से आप अपने उत्तर पुस्तिका को पतली पतली मतलब चौड़ी लाइनों में मढ़ जाता है, वो चौड़े चौड़ी लाइनों में मढ़ जाता है। अब आपको सेक्शंस मिल जाते हैं, जैसे मान लीजिए एक सेक्शन आपको ऐसे मिल जाता है बड़ा सा, दूसरा सेक्शन को मिल जाता है, तो अब आपको ध्यान होता है कि ये मैं लिख रहा हूँ वो तिरछा जा रहा है कि टेढ़ा जा रहा है या सीधा हो रहा है। अब दूसरी बात कि जब हम यहाँ पर प्रारंभ करेंगे तो हम प्रारंभ का जितना दूर में आप ये बनाए रहेंगे, मेरा जरूर मानना है कि जो प्रारंभ करेंगे शुरुआत करेंगे जितने दूरी में आपका मैप बना हुआ है, मतलब आप अब मैप बनाने के लिए प्लेसमेंट कैसे करें मैप की, मैप भी बड़ा ना हो जाए छोटा ना हो जाए, तो इसके लिए मैं जरूर बताना चाहूँगा कि आप अपने उत्तर पुस्तिका को लंबवत ऊपर से ये जो लंबा खड़ा है खड़े में ये दाहिने कोने को बाएं कोने से मिलाते हुए एक बार मोड़ लें, ठीक है। और फिर बीच में जो आपको लाइन मिल रही है उसके या तो बाएं बनाए या तो उससे दाहिने बनाए, और आप एक क्लियर या तो चाहें तो बीच में लाइन खींच भी सकते हैं मैप बनाने के बाद कि ये हमने इतना दूरी मैप बनाया और इधर हम लिख रहे हैं, या नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, वो आप जो लिखे रहेंगे वो समझ में आ जाता है कि इधर इन्होंने मैप बनाया है, इधर इन्होंने लिखा है, या यहाँ इन्होंने मैप बनाया है, यहाँ इन्होंने लिखा है। तो अब जरूर चिंता होती है कुछ लोगों को कि हमने मोड़ दिया है तो बार बार दिखाई पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है, ये आजमाया हुआ फार्मूला है। क्योंकि जब हम अपने उत्तर पुस्तिका दे देते हैं तो वो फिर बंडल बना करके रखा जाता है, और वो बंडल बना करके कुछ महीनों के लिए रख दिया जाता है, पड़ा रहता है। तो वो बंडल बनाने में फिर वो जो सीधे सीधे रहता है 1 महीने 1.5 महीने तक, उसमें आपकी जो मोड़ी हुई रेखाएं हैं आप बहुत ज़्यादा नहीं मोड़ेंगे, मेरा बिल्कुल है, बस बिल्कुल हल्का सा आपको दिखने लगे, हल्का सा आभास होने लगे कि ये मतलब मोड़ पड़ गया है यहाँ पर, ताकि आपको पता चल जाए कि ये अब सीधी रेखाएं मिल गई हैं। और बीच से भी जो मोड़ेंगे वो भी बहुत हल्का सा ही, बहुत हल्का सा दबाव देकर मोड़ेंगे, ताकि बस आपको पता चल जाए कि हाँ यहाँ से मेरे आंसर शीट का मध्य है, बीच का बिंदु मिल गया है मुझको, बीच का लाइन। तो आपको सुविधा ये होगी, ये प्लेसमेंट करने में काफ़ी सुविधा होगी। फिर आप मैप को दाहिने या बाएं जहाँ भी बनाना चाहते हैं आप बना लेंगे, और बाकी हिस्से में आप अपना उत्तर प्रारंभ दे सकते हैं, मतलब प्राकथन या शुरुआत जो भी करते हैं लोग, तो वो आप शुरुआत कर सकते हैं यहाँ से। अब मेरा ये भी निवेदन है कि जब आप लोग मैप बनाते हैं तो मैप को आप लोग उतना ही दूर में बनाइएगा जितने दूर में आप प्रारंभ को ख़त्म कर दें। मतलब आपका मैप बनना चाहिए ऐसे, मान लीजिए कि मैप के नीचे आपने लिखा तो अपना प्रारंभ जो आप कर रहे हैं वो लगभग आप अंत करते करते यहाँ तक ख़त्म कर लें। बहुत ज़्यादा जो कि शुरुआत में ही स्पेस लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको उत्तर पुस्तिका में स्पेस की कमी होती है। अगर आपने टॉपिक ठीक से पढ़ा हुआ है तो आप जरूर महसूस करेंगे कि उत्तर पुस्तिका में आपको स्पेस की जगह की कमी पड़ जाती है। तो ऐसी सूरत में आप जो कि है आप यही करेंगे कि आप एक मैप दिखाएंगे या चित्र दिखाएंगे, और उतनी ही दूरी में दाहिने या बाएं में अपना प्रारंभ मतलब शुरुआत में आप जो किया वो बता देंगे। अब उसके बाद आता है बिंदु, मैंने आपको बताया था कि हम बिल्कुल जैसे उठा करके वो लिखना चालू और पैराग्राफ बनाते हुए लिख करके वो एक निबंध की तरह से दे दें, वो भी एक तरीका है, कई लोग करते हैं, सही है, बिल्कुल गलत नहीं है जो लोग कर रहे हैं। अगर आप बार बार उस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको अच्छी जानकारी इसका मतलब की, और तब आप दिखा रहे हैं। लेकिन मेरा एक दूसरा ये भी आग्रह है कि या तो आप लोग फिर विश्लेषण करते हुए उसका उत्तर दें। तो ऐसे मान लीजिए इनमें से जिस भी टॉपिक हम लेंगे तो हम देखेंगे कि पहले हम शुरुआत करेंगे, शुरुआत करने के बाद उससे संबंधित बीट पॉइंट्स जो भी हैं, जो भी उससे संबंधित मोटी हेडिंग है जो भी आपको पुस्तक में आपने पढ़ा था, उनको आप सबसे पहले जैसे 1857 की क्रांति के में विद्रोह में विभिन्न सामाजिक वर्गों की भूमिका, तो उससे संबंधित जो भी बिट पॉइंट्स जो भी मोटी हेडिंग आप लोगों ने पढ़ रखी थी अपने उसमें पुस्तक में, जो भी याद आपको आ रहा है उसको सबसे पहले आप यहाँ दर्शा लें तीर के माध्यम से, मतलब एक बनाते एरो बनाते हुए, एक डायग्राम बनाते हुए कि हमको ये चीज़ों के बारे में पता है, और उसके बाद आप उसका संपूर्ण विश्लेषण चालू कर दें। तो ये काफ़ी अच्छा होता है कि आपने एक मैप बनाया हुआ है, उसके बाद आप मैप में क्या प्रारंभ किया, और मैं प्रारंभ भी आप लोगों को दिखाऊंगा प्रारंभ कैसे करते हैं, प्रारंभ में किन किन पॉइंट्स को लिया जाता है, और प्रारंभ में किसकी आवश्यकता नहीं होती है। कुछ लोग क्या करते हैं, विश्लेषण की भूमिका, विश्लेषण की चीज़ें यहाँ भी दे देते हैं और फिर बाद में विश्लेषण यहाँ भी दिखा देते हैं, तो वो दोहरीकरण हो जाता है। एक बार आपने यहाँ भी चर्चा किया, फिर एक बार आपने यहाँ भी चर्चा किया, तो चर्चा का जो दोहरीकरण होता है वो कभी कभी एग्जाम चेक करने वालों को ये समझ में आता है कि इन्होंने जानबूझ करके बस अपने प्रश्न शब्दों को पूरा किया है, जबकि सच्चाई यही है सिविल सर्विसेज के एग्जाम में कि आपको लिखने के लिए शब्द और स्थान दोनों ही कम पड़ जाते हैं, समय का भी कमी होती है,
ज़रूर आप लोगों को अधिक समय मिलना चाहिए और अधिक अधिक स्थान मिलना चाहिए और अधिक समय मिलना चाहिए, ताकि जितना पढ़े उतना कम से कम उतना हम दिखा सकें। लेकिन तीनों चीज़ों का अभाव हो जाता है, तो हमको कम स्थान पर कम शब्दों में सभी बातों को बताना होता है। इसलिए आप प्रारंभ करेंगे तो मैं आप लोगों को आगे चर्चा में बताऊंगा इसमें कि हम किन किन पॉइंट्स को यहाँ लें, किस तरह से हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाएं और विश्लेषण के पोर्शन को यहाँ लिखने से बचें। दूसरी बात, जब आप ये सब जो मैंने बताया था कि मुख्य बातें यहाँ लिख देंगे, जितने भी हेडिंग्स आपने पढ़े थे वो सब यहाँ लिख देंगे, तो अब आगे आपको विश्लेषण करना होगा तो तारतम्यता अब आपको दिखाई पड़ेगी कि आपने यहाँ पर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उससे संबंधित कुछ लोगों के स्टेटमेंट शुरुआत किया यहाँ से। उसके बाद आप उस पर जो भी मुख्य बातें थी वो आपने पहले बताया, अब आप उसका विश्लेषण कर रहे हैं। तो विश्लेषण करने में हम पूरा सविस्तार मान लीजिए सामाजिक वर्गों की भूमिका की, अब हम यहाँ विश्लेषण करेंगे विभिन्न वर्गों ने क्या क्या इसमें कार्यवाही किया था। और उसके बाद हम अगर मान लीजिए वहाँ पर हमको मिलता है, आगे भी जब हम कई टॉपिक्स देखेंगे तो हमारा ड्राफ्ट बिल्कुल यही रहेगा। मैं आपको ये जरूर बता दूं कि आगे हम जो भी बनाते टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे उनमें हमारा ड्राफ्ट यही रहेगा। तो जैसे मान लीजिए कि जब हम उसका विश्लेषण करने के बाद अगर हमको दो चीज़ें मिल गई हैं, दो ऐसे पक्ष मिल गए हैं जिनके बीच में तुलना हो सकती है, तो वैसी कंडीशन में विश्लेषण करेंगे और विश्लेषण के बाद तुलना के लिए तुलना चार्ट बना देंगे। तो यही विश्लेषण का ही पार्ट है, ये तुलना चार्ट भी आप लोग इसको अलग करके देखेंगे। विश्लेषण और तुलना मैंने इसको अलग अलग लिखा हुआ है। तो पहले आप लोग यहाँ विश्लेषण देखेंगे, उसके बाद अगर दो पक्ष आपको मिलते हैं जिनके बीच में तुलना हो सकती है, तो 1857 की क्रांति में तो मुझे नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ 1857 की क्रांति और उसके पहले जो क्रांतियाँ हुई थी, राष्ट्रवादी थी या नहीं थी, राष्ट्रीयता का जन्म कैसे हुआ था, इन चीज़ों के बारे में आप एक तुलना चार्ट यहाँ पर बना सकते हैं 1857 की क्रांति में भी। देखिए किसी भी टॉपिक में जो आप खोजेंगे तो ये चीज़ें मिल जाएंगी आपको भरने के लिए। तो अब दूसरा तुलना चार्ट में मेरा आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग इसको बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि तुलना चार्ट बनाने में 15 पॉइंट लिख दिया उसके बाद फिर सारा का सारा पन्ना भर गया। 5 पॉइंट अधिक से अधिक 6 पॉइंट, आप लोग 5-6 पॉइंट में सारी बातों को समाहित करने की कोशिश कीजिए और समीचीन बातें, जो बातें आप एक पक्ष के लिख रहे हैं उसी से संबंधित बातें दूसरे पक्ष के दूसरी तरफ लिखेंगे। और इस तरह से आप अधिकतम 5 पॉइंट या बहुत अगर आपको जानकारी है तो 6 पॉइंट करेंगे, उन्हीं में सारी बातों को अपने समाहित करने की कोशिश करेंगे कि इस क्रांति में यह हुआ था, पिछली क्रांति में यह अंतर आया था। और उसके बाद अगर आप लोगों को कहीं पर देखता है ये कोई चीज़ कोरिलेशन में आ रही है दोनों के बीच में, तो कोरिलेशन में आ रही है तो आप लोग एक वेन डायग्राम के द्वारा, मैं हमेशा यहाँ वेन डायग्राम देना प्रेफर करता हूँ, या तो वेन डायग्राम नहीं तो मैं सर्कुलर डायग्राम, मुझे उसका चित्र मिला नहीं था, इसमें हम पहले एक गोला बनाते हैं, उसके अंदर मुख्य बात लेते हैं, फिर वो किस किस चीज़ में समाहित था उसका एक गोला बाहर की तरफ बनाते हैं, उसके अंदर वो बातें लिखते हैं और उसके बाद तीसरा एक और लेयर या 4 लेयर, अधिकतम 3-4 लेयर का एक गोला बना के और उनमें बातों को लिखते जाते हैं अंदर की मुख्य बातें ये थी इनके अंतर्गत। तो ये काफ़ी इम्प्रेसिव हो जाता है, ठीक है। तो ये डायग्राम जो कि चार्ट है इसको आप वहाँ बनाएंगे और इससे संबंधित कुछ बातें अगर आपको लिखनी है तो उस डायग्राम के दाहिने या बाएं तरफ, अगर मान लीजिए डायग्राम आप दाहिने तरफ बनाएंगे तो उनसे संबंधित बातों को बिट पॉइंट्स के रूप में, मैंने यहाँ 1-2 दिखाया लेकिन आप 1-2 नहीं दिखाएंगे, वहाँ पर आप निशान चिन्ह बनाएंगे, ऐसे तीर का या जो भी आप बनाते हैं चिन्ह, या बिल्कुल सिंपल एक तीर तीर बना करके पॉइंट्स, मतलब 3-4 पॉइंट्स आप लिखेंगे तो यहाँ पर आपकी सारी बातें विश्लेषण की पूरी हो जाती हैं। मैं फिर से दिखा दूँ, आपने यहाँ पर प्रारंभ किया था ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और बाकी तथ्य जो भी थे यहाँ पर आपने पहले लिए, उनसे संबंधित जो भी किसी ने अगर स्टेटमेंट दिए थे या किसी ने कुछ खास बातें कही थी तो उसके बाद उनकी सारी मोटी हेडिंग्स को आपने यहाँ पर बता दिए, जितने भी हेडिंग्स आपने पढ़े थे उनके बारे में बता दिए कि हाँ इससे संबंधित ये बातें हैं, और उसके बाद उसका विश्लेषण करना आपने प्रारंभ किया। इसमें आपने पहले तथ्यों का विश्लेषण जो भी आपने यहाँ लिखा था उनका विश्लेषण आपने किया, उसके बाद आपने उसमें दो पक्षों की तुलना दिखाई, इसके बाद आपने उसमें दोनों पक्षों के बीच में या किसी अन्य चीज़ से रिलेटेड अगर आपको यहाँ पर कोई डायग्राम या चित्र, आपको डायग्राम या चार्ट आपको अगर दिखाना पड़े तो आप यहाँ पर आकर के दिखला सकते हैं, उससे संबंधित थोड़ा बहुत हल्का सा आप यहाँ पर अपना उसका व्याख्या कर सकते हैं, या तो आप बिट पॉइंट्स के रूप में 1, 2, 3 ऐसे मत कीजिएगा। मेरा निवेदन है कि आप लोग यहाँ चिन्ह बनाइएगा कोई ना कोई, जैसे आप तीर का चिन्ह बना दीजिए या जो भी कुछ लोग स्टार बना देते हैं तो आप उसको बनाइए, और उसके बाद उसके विषय में आप 1, 2, 3 या 3-4 बातें लिख करके उसके बाद आप सीधे कंक्लूजन पर आ जाएंगे, और कंक्लूजन आप हमेशा वो देंगे जो प्रभाव रहेगा,
मैं आप लोगों को आगे जब चैप्टर के बारे में बताना चालू करूँगा या फिर आगे भी जितने भी चैप्टर्स बताऊँगा, तो हर घटना का आगे जो कि है भारतीय इतिहास पर प्रभाव पड़ा था। तो आप लोग ये ज़रूर ध्यान देंगे कि जब भी आप जो कि है कंक्लूजन जब आप लोग यहाँ पर करना चालू करेंगे, तो उसमें हमेशा आगे का प्रभाव देंगे। आप इसमें अपनी बातें नहीं लिखेंगे कि ये अच्छा हुआ था, बुरा हुआ था, नहीं होना चाहिए था या होना चाहिए था। इससे इतिहास का चेक करने वाले कोई मतलब नहीं है। प्रभावशाली वो होता है कंक्लूजन जब हमको पता है, हम ये दिखाना चाहते हैं कि भारतीय इस घटना या 1857 की घटना का जो कि है आगे भारतीय इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या परिवर्तन आए थे। तो आपका उत्तर बहुत इम्प्रेसिव हो जाता है। तो अभी मैंने आप लोगों को उत्तर पुस्तिका का एक ड्राफ्ट दिखा दिया है, और उत्तर पुस्तिका का ड्राफ्ट दिखाते हुए ये जरूर बता दिया है कि उत्तर में किस चीज़ को हम कहाँ प्लेस करेंगे। हमने यहाँ पर एक मैप दिखा दिया, बाकी हमने विश्लेषण के पोर्शन आपको समझा दिए हैं, और बाकी निष्कर्ष के बारे में बता दिया कि निष्कर्ष हमको क्या शामिल करना चाहिए। और अगले वीडियो से हम प्रारंभ करेंगे ये विद्रोह में सम्मिलित सामाजिक वर्गों की भूमिका से। तो इसी के साथ ही मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस चैनल से जुड़ें और यहाँ से प्राप्त होने वाले विभिन्न जानकारियों को एकत्रित करें, ताकि आप लोगों का मेंस का परीक्षा देने में सुविधा हो सके।